नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल इजियर एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में हम भक्ति काल के बारे में पढ़ चुके हैं और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रीतिकाल। इससे पहले दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि आप सभी मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर दबा लें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने वीडियो को। रीतिकाल। दोस्तों, रीतिकालीन साहित्य को प्रवृत्ति के आधार पर 3 धाराओं में बांटा गया है। पहला है रीतिबद्ध काव्य धारा। रीतिबद्ध काव्य धारा जो है दोस्तों, उसमें क्या होता था कि जो रीतिबद्ध कवि थे वो लाक्षणिक ग्रंथ लिखकर शास्त्रीय परंपरा का निर्वाह करते थे तथा अपने ग्रंथों में नायिका भेद, अलंकार भेद के लक्षण बताकर उसका उदाहरण देते थे और इसी काव्य धारा को लक्षण ग्रंथ परंपरा भी कहा जाता है तथा इसके कवियों को आचार्य कहा जाता है। दोस्तों, दूसरा है रीति सिद्ध काव्य धारा। इस श्रेणी के कवि अपनी रचना करते समय शास्त्रीय लक्षण नहीं प्रकट करते थे, किंतु रचना के समय उसका अवश्य ध्यान रखते थे। दोस्तों, इन्होंने क्या किया कि उसका काव्य जो लक्षण है जो उसका निरूपण नहीं किया है अपनी रचनाओं में, लेकिन उसको ध्यान जरूर रखा है अपनी रचनाओं को करते समय। तीसरा है रीति मुक्त काव्य धारा। रीति मुक्त जो कवि हुआ करते थे दोस्तों, रीति मुक्त कवि ये स्वच्छंद काव्य धारा की रचना करते थे। ना तो वे शास्त्रीयता को ध्यान में रखते थे और ना ही उनके मापदंडों को अपनी रचना में अपनाते थे। ये प्रेम पीर के कवि कहे जाते थे। आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे है दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी माना है। दोस्तों, यहाँ पे 1900 होगा 20। आगे देख लीजिए दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रीतिकाल का समय 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी माना है। कालक्रम के अनुसार रीतिकाल का प्रथम कवि केशवदास जी माने गए हैं और रीति की अविरल परंपरा के अनुसार प्रथम कवि हैं वो चिंतामणि माने गए हैं। आगे देख लेते हैं दोस्तों, जो रीतिकाल के विभिन्न नामकरण हैं उनको देख लिया जाए। दोस्तों, रीतिकाल के विभिन्न नामकरण हैं, जैसे रीति काव्य है जो ये जॉर्ज ग्रियर्सन ने रखा है। इसका नामकरण रीति काव्य कहा गया है। रीतिकाल को रीति काव्य जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा कहा गया है और मिश्र बंधु द्वारा अलंकृत काल कहा गया है। और रीतिकाल दोस्तों ये कहा गया है रामचंद्र शुक्ल द्वारा। जो रीतिकाल है वो रामचंद्र शुक्ल द्वारा कहा गया है। अगला है श्रृंगार काल। दोस्तों, श्रृंगार काल है जो वो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा कहा गया है। कला काल। दोस्तों, कला काल रमाशंकर शुक्ल रसाल द्वारा कहा गया है या फिर रखा गया है नामकरण। उत्तर मध्य काल दोस्तों ये हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा नामकरण किया गया है। फिर दोस्तों फिर से कला काल है, ये कला काल भागीरथ मिश्र द्वारा किया गया है। दोस्तों, अगर ऑप्शन में आपको रमाशंकर अगर मिलता है तो आप रमाशंकर शुक्ल रसाल को लगाएंगे और अगर आपको भागीरथ मिश्र मिलता है तो आप भागीरथ मिश्र को लगाएंगे। दोनों ऑप्शन एक साथ कभी नहीं आएंगे। चलिए दोस्तों, आगे देख लेते हैं। आगे है रीतिबद्ध कवि। रीतिबद्ध कवि दोस्तों जो हैं वो हैं केशवदास, पद्माकर, मतीराम, जसवंत सिंह, देव, भिखारी दास। दोस्तों, इसके बीच में एक कोमा लगा हुआ है, माफ़ कीजिएगा वो नहीं लग पाया। तो केशवदास जी हैं, पद्माकर हैं, मतीराम जी हैं, जसवंत सिंह हैं, देव हैं, भिखारी दास हैं और आगे हैं कुलपति मिश्र और चिंतामणि। ठीक है दोस्तों, ये रीतिबद्ध कवि कहलाए जाते हैं। आगे है रीति सिद्ध कवि। तो दोस्तों रीति सिद्ध कवि जो हैं वो हैं बिहारी, सेनापति, रसनिधि, घनानंद, नृपशंभु, नेवाज और प्रीतम। दो अलग अलग हैं दोस्तों, नेवाज हैं और यहाँ पर प्रीतम। फिर राम सराय दत्त हैं और कृष्ण कवि हैं। ये सारे कवि हैं जो रीति सिद्ध कवि हैं। अगला है रीति मुक्त कवि। तो दोस्तों रीति मुक्त कवि को भी जान लिया जाए। बोधा, आलम, ठाकुरदास, घनानंद, दीनदयाल, द्विजदेव, वृंद और गिरिधर, ये सारे रीति मुक्त कवि कहलाते हैं। आगे देख लेते हैं दोस्तों, प्रश्न है हमारे। अब हम प्रश्नों को क्लियर कर लेते हैं दोस्तों। इसमें 45 प्रश्न हैं
और उनके आंसर हैं। दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, आप इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है? तो दोस्तों इसका आंसर है चिंतामणि को। जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं उन्होंने चिंतामणि को इसका प्रवर्तक माना है रीतिकाल का। अगला प्रश्न है, रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी? जो रीतिकालीन कवि थे उनकी भाषा क्या थी? तो उनकी भाषा ब्रज भाषा थी। अगला प्रश्न है, रीतिकाल में कविता, दोस्तों यहाँ पर सेवैया है, कवित और सेवैया, ठीक है, सेवैया है, ठीक है दोस्तों, कवित और सेवैया। तो रीतिकाल में कवित और सेवैया के साथ और क्या लिखे गए हैं? तो दोस्तों उसके साथ दोहे लिखे गए हैं। अगला प्रश्न है, रीति युगीन कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद कौन सा रहा है? तो दोस्तों प्रिय छंद है वो सेवैया ही रहा है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति रही? तो दोस्तों व्यापक जो प्रवृत्ति थी वो थी नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन। ठीक है दोस्तों, इसमें जो प्रवृत्ति रही है वो प्रवृत्ति यही है कि जो नायिका भेद किया गया है और श्रृंगार रस है उसका विवेचन किया गया है। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे है दोस्तों, रीति मुक्त कविता की प्रमुख विधि क्या है? तो दोस्तों वो है स्वानुभूति और स्वच्छंदता। अगला प्रश्न, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। शब्द शक्ति के विषय में निम्नलिखित कथन किसका है? दोस्तों जो ये कथन किया गया है ये शब्द शक्ति है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, इसके बारे में जो कथन किया गया है ये कथन किसका है? तो ये है देव कवि का। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा किससे मानते हैं? तो दोस्तों वो मानते हैं चिंतामणि त्रिपाठी से। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे है प्रश्न, घनानंद को साक्षात रसमूर्ति किसने माना है? जो घनानंद हैं उनको रसमूर्ति माना है, वो माना गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा। अगला प्रश्न दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा था? तो दोस्तों वो कहा था केशव जी को। जो केशव जी हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि केशव जी को हृदय मिला ही नहीं है, बल्कि हृदय उनके अंदर है ही नहीं, इसीलिए उनको प्रेत कहा है उन्होंने। जो कठिन काव्य, उनका जो काव्य है उसको कठिन काव्य का उन्होंने प्रेत बता दिया है क्योंकि उसके अंदर हृदय ही नहीं था। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, आत्मा राम के छद्म, दोस्तों ये छद्म है, छद्म नाम से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना किसने की थी? तो दोस्तों ये थे बाबू बाल मुकुंद गुप्त। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिवराज भूषण के रचयिता कवि कौन हैं? तो दोस्तों शिवराज भूषण के रचयिता हैं भूषण जी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों, शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? तो दोस्तों इसमें अलंकार का विवेचन मिलता है, इसमें 105 अलंकार हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए दोस्तों, रीतिकाल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविता लिखी है। दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, पढ़ लेते हैं इसको भी। भूषण जी, भूषण जी ने वीर रस में कविताएं लिखी हैं। अगला प्रश्न है, सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में सर्वाधिक हुआ है? तो दोस्तों जो सुजान शब्द है इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा घनानंद जी ने अपने कविताओं में किया है। अगला प्रश्न देखिए, रीतिकालीन साहित्य पर किस काव्य शास्त्रीय परंपरा का गहरा असर है? तो दोस्तों वो है संस्कृत का। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? तो दोस्तों वो बिहारी जी हैं। अगला प्रश्न देखिए, बिहारी कवि हैं रीति सिद्ध कवि हैं। कैसे कवि हैं वो? रीति सिद्ध कवि हैं। अगला प्रश्न है, सुजान विनोद के रचनाकार हैं। तो दोस्तों कौन है? सुजान विनोद के रचनाकार हैं देव। अगला प्रश्न है, रामचंद्रिका किस कवि की कृति है? तो दोस्तों रामचंद्रिका है जो वो केशवदास जी की है।
अगला प्रश्न, कौन सा ग्रंथ चंद्रालोक की छाया है? दोस्तों जो चंद्रालोक ग्रंथ है उसकी छाया कौन सी रचना मानी जाती है? तो दोस्तों वो है भाषा भूषण। अगला प्रश्न, भाषा भूषण के रचयिता हैं? तो दोस्तों भाषा भूषण है वो जसवंत सिंह द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न देखिए, वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि कौन है? तो दोस्तों जो वियोग श्रृंगार है उसके प्रधान मुक्तक कवि घनानंद जी माने जाते हैं। आगे देख लेते हैं, कवित रत्नाकर के रचयिता कौन है? तो दोस्तों कवित रत्नाकर जो है वो सेनापति की है। आगे प्रश्न है, कवित रत्नाकर किस भाषा में रचित है? तो दोस्तों ये ब्रज भाषा में रचित है। आगे देख लीजिए, विज्ञान गीता किसकी कृति है? तो दोस्तों विज्ञान गीता है वो केशव दास जी की है। आगे प्रश्न है, गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले कमल की कारीगरी समझने वाले लेखक थे? तो दोस्तों वो थे बद्री नारायण चौधरी। आगे देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, लक्षण ग्रंथ कवि कुल कल्पतरु के रचयिता कौन हैं? तो ये हैं आचार्य चिंतामणि जी। आगे प्रश्न है, हिंदी की प्रकृति परंपरा का प्रस्ताव ग्रंथ है? तो दोस्तों ये है रसिक प्रिया जो केशव दास द्वारा लिखी गई है। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे हमारे प्रश्न हैं, रीतिकाल का कौन सा कवि वीर रस की काव्य रचना के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये है भूषण जी। दोस्तों अभी बताया था मैंने, रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, कोई बात नहीं। चलिए आगे देख लेते हैं, पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ कौन सा है? तो दोस्तों पद्माकर द्वारा रचित जो अलंकार ग्रंथ है वो है पद्माभरण। अगला प्रश्न है, रीतिबद्ध कवि देव हैं? तो जो रीतिबद्ध कवि देव जी हैं वो कैसे कवि हैं? वो हैं रसवादी कवि। अगला प्रश्न देखिए, किस कवि ने आदिकाल को जयकाल? कौन से ऐसे कवि हैं जिन्होंने आदिकाल को जयकाल कहा है तथा रीतिकाल को कलाकार कहा है? दोस्तों यहाँ पे कला काल होगा, ठीक है दोस्तों, रा की जगह पे ला हो जाएगा। तो डॉक्टर राम शंकर शुक्ल रसाल जी हैं, उन्होंने आदिकाल को जयकाल और रीतिकाल को कलाकाल कहा है। आगे प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, जगत विनोद की रचना किस कवि ने की है? तो दोस्तों जो जगत विनोद है वो पद्माकर द्वारा रचित है। आगे प्रश्न है, काव्य विवेक के रचनाकार हैं? तो दोस्तों काव्य विवेक है वो चिंतामणि जी की है। अगला, भूषण के ग्रंथों में अलंकार निरूपक है? तो दोस्तों जो भूषण जी के ग्रंथ हैं उसमें अलंकार जो है, अलंकार का निरूपक ग्रंथ कौन सा है? तो वो है शिवराज भूषण। शिवराज भूषण है, उसमें 105 अलंकार बताए गए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई है दोस्तों, ये जो है ये आप हटा दीजिए इतना यहाँ पर और इसको मतीराम कर लीजिए दोस्तों, मतीराम। तो दोस्तों मतीराम की भाषा है वो भाषा है साहित्यिक ब्रज भाषा। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, काव्य रसायन किसकी रचना है? तो दोस्तों काव्य रसायन है वो देव जी की है। अगला प्रश्न दोस्तों, भिखारी दास ने काव्य निर्णय में किसका विवेचन किया है? जो काव्य निर्णय है वो भिखारी दास द्वारा रचित है और दोस्तों इसमें उन्होंने सर्वांग विवेचन किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रीतिकाल के किस कवि ने अपनी कविताओं में ऋतु और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया है? जो ऋतु है और त्योहार हैं उसके साथ उन्होंने जीवन को खूबसूरती से मिलाया है। तो दोस्तों वो है पद्माकर जी। आगे प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। आगे हैं, वृंद सतसई की विषय वस्तु क्या है? दोस्तों वृंद सतसई है जो वो कवि वृंद द्वारा लिखी गई है और इसमें उन्होंने नीति परक, ये उनकी जो रचना है, जो कविता है उनकी, वो नीति परक है, इसमें नीति विषय वस्तु है उसका। अगला प्रश्न देख लेते हैं, शकुंतला नाटक किसकी रचना है? तो दोस्तों शकुंतला नाटक है वो निवाज की है। आगे प्रश्न देखिए, अंग दर्पण किस कवि की रचना है? दोस्तों अंग दर्पण है वो रसलीन जी की रचना है। आगे है, प्रबोध पचासा ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो दोस्तों प्रबोध पचासा है जो वो पद्माकर जी की रचना है।
आगे देखते हैं दोस्तों, भूषण का वास्तविक नाम क्या था। दोस्तों ये हमारा आखिरी प्रश्न है और ये हमारा 45वां प्रश्न है। दोस्तों आप इसे नोट जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए देख लेते हैं, भूषण का जो वास्तविक नाम था वो था घनश्याम। तो दोस्तों ये थे हमारे 45 प्रश्न और उनके उत्तर। आई थिंक दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का बटन दबा लें ताकि मेरे सारे वीडियोस आप तक आसानी से और जल्दी समय पर पहुंच जाएं। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें।